सो एनटीए नेट यूजीसी के जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा। इस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1, पहले तो इस एग्जाम में जेआरएफ क्रैक करना ही एक बहुत बड़ी बात है। बट आज हमारे साथ हैं हर्षिता शर्मा, जिन्होंने सिर्फ अपना जेआरएफ ही नहीं क्रैक किया बल्कि ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आए हैं। ये कॉमर्स में ऑल इंडिया रैंक 1, 100 परसेंटाइल, जो कि एक बहुत बड़ी चीज होती है। सो हम आज इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी कंप्लीट जर्नी कैसे रही है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन मिल सके, बाकी स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस मिल सके कि वो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हर्षिता आपका। थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले तो बहुत 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 कंग्रेचुलेशंस आपको, आपकी इस अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। मतलब सोचा था क्या कि AIR 1 आएगा? तो टू बी ऑनेस्ट जेआरएफ को लेकर ही श्योर नहीं थे कि ओके। जेआरएफ होगा कि नहीं होगा। ऑल इंडिया रैंक तो सोचा ही नहीं था। ओके, मतलब JRF भी होगा या नहीं होगा ये भी नहीं मालूम था और हंड्रेड बिल्कुल परसेंटाइल आ बिल्कुल। गया। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आज ही रिजल्ट आया है, तो जब रिजल्ट देखा, एक तो देखते हैं ना कि नेट क्वालिफाइड, पहले तो वही देखते हैं ना कि क्वालिफाइड लिखा वही हुआ या नहीं देखते लिखा हैं। हुआ। बिल्कुल। उससे तो खुशी हुई होगी, बट जब देखा होगा हाँ। यार 100 परसेंटाइल आ गए, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर आ गए मेरे, तो कैसी, मतलब उस टाइम पे कैसा फील कर रहे थे? तो उस वक्त मैंने उसको डबल जूम करके चेक किया कि श्योर ये 100 ही लिखा हुआ है। अच्छा। क्योंकि और थोड़ी देर तक तो बिलीव ही नहीं हुआ कि पक्का 100 ही है। फिर ओके उसके बाद लगा कि नहीं 100 ही है और ये मेरा ही अचीवमेंट है। ओके और ओके मम्मा सबको मैंने बताया क्योंकि वो घर पे नहीं थे, ऑफिस गए हैं। तो ओके। मैंने उनको कॉल किया, तो उनको भी बिलीव नहीं हुआ। 100 मतलब मैंने कहा मम्मा टॉप बोलते गिरा, तो अच्छा, उनको भी बिलीव नहीं हुआ। तो मतलब खुशी पूरी एकदम से, पेरेंट्स पूरी फैमिली में सब लोग एकदम से सब। खुश। यस। तो लाइक कभी कभी हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और बट हम एफर्ट्स करते हैं तो अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हमें कई बार मिल जाती है ना। तो हम सारी चीजों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आपका बैकग्राउंड, आपकी स्टडी, कहाँ से बिलोंग करते हो? तो मैं बेसिकली जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और मैंने अपनी स्टडीज 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब राजस्थान से ही करी है, जयपुर से ही करी है। ओके तो मैंने अपनी 10th आरबीएससी बोर्ड से की थी, 12th सीबीएसई से, और ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से। ओके पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी एबीएसटी में हुई थी। ओके। तो आप पढ़ाई करते करते ये एग्जाम क्रैक कर दिया, राइट? यस, तो मतलब मेरा यही तैयारी, था कि मुझे एमकॉम करते करते ही इसको क्रैक करना है। ये भी एक बहुत सभी जो भी स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि जितनी सही तैयारी होगी, जितना जल्दी हम शुरू करेंगे, उतना हमारे लिए इस एग्जाम को क्रैक करना इजी हो जाएगा। क्योंकि सर कंसिस्टेंसी रहती है। आप पीजी तक रहे हो सब्जेक्ट से लिंक्ड, फिर तुरंत आप नेट का एग्जाम दो ना, तो काफी हेल्प मिलती है क्योंकि हाँ सिलेबस मतलब, वही है। जी जी, कुछ लोग इसको ना एक नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं कि शायद पढ़ते पढ़ते क्रैक नहीं होता, बट आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि एमपीजी की वजह से आपकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है और उस यस सर। कंसिस्टेंसी को आप चैनलाइज कर सकते हो अपने जेआरएफ की तैयारी की तरफ से। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी पीजी में हैं या भी हुए हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये समझना चाहिए कि जेआरएफ की तैयारी आपको अपनी पीजी के दौरान ही करनी चाहिए। तो आपको याद होगा, हमारे बैच में से पिछली बार ज्योति पूनिया ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया था और वो भी कॉमर्स से थे। आई होप कि आपने वो इंटरव्यू देखा होगा, राइट? यस सर। पिछले साल मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया था। तो क्या वो इंटरव्यू था कहीं ना कहीं दिमाग में, या कभी लगता था कि यार हम भी इस एग्जाम को AIR 1 में क्रैक करेंगे और फिर इंटरव्यू देंगे इसी तरीके से? सर वो इंटरव्यू देखने से पहले मुझे एआईआर का कोई ड्रीम नहीं था। मुझे सिर्फ ये था कि मुझे जेआरएफ निकालना है बस। ओके लेकिन वो इंटरव्यू देखा और आपसे ही पढ़ते थे हमेशा, तो ऐसा लगता था कि आप ही हमारा इंटरव्यू लो, हमें भी वहां बैठ के इंटरव्यू देना है। तो तब ये ड्रीम बना कि सिर्फ जेआरएफ से काम नहीं होगा, हमें ऑल इंडिया रैंक चाहिए। ओके ओके। तो कहीं ना कहीं तो वो वो ज्योति पूनिया इंटरव्यू तो वाला सर इंटरव्यू, टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो आज उस स्टेज पे आप बैठे हो तो यू नो ऑब्वियसली बात है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी आपको भी
इवन आपने अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील करवाया, हमें बहुत प्राउड फील करवाया, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिजल्ट में बहुत सारे बच्चों का होता है, बहुत सारे बच्चों का नहीं होता। तो हमें सब बच्चों को साथ में लेके चलना पड़ता है। अगर हम एक एक सेशन ऐसे बच्चों के लिए लेते हैं जिनका क्लियर नहीं होता, उनको मोटिवेट करने के लिए सेशन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिनका हुआ है उनको अप्रिशिएट भी जरूर किया जाए। बीइंग अ टीचर हमारी ये दोनों तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो पहले से ही था कि टीचिंग में जाना है, या किस तरीके से मतलब आइडिया आया, कब पता चला नेट के बारे में? सब वैसे मम्मा टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर, ओके। तो शुरू से ही टीचिंग का थोड़ा-सा रहा है क्रेज़। बट इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन बनाने का मेरा पहले ड्रीम नहीं था। ओके। मैंने कॉलेज तक मुझे श्योर नहीं था कि मुझे एग्ज़ैक्टली करना क्या है। ठीक है जी। बट टीचिंग शुरू से मुझे पसंद रही है। तो मैंने कॉलेज में मुझे टीचर से पता चला कि ओके। नेट का एग्ज़ाम होता है, आप इसको करके फिर आप कॉलेज को पढ़ा सकते हो। तो मुझे लेक्चरर ही बनना था, ना कि मुझे इस फ़ील्ड में जाना है नेट का एग्ज़ाम। फिर मैंने थोड़ा उस पे रिसर्च की, कि इसका क्या सिलेबस रहता है, कैसे प्रिपरेशन करनी होती है, कब दे सकते हैं। तो वहाँ से कॉलेज से ही मुझे गाइडेंस काफ़ी मिली है। टीचर्स ने ओके। भी मुझे ओके। बहुत हेल्प की, क्योंकि शुरू से बैकग्राउंड अच्छा रहा है पढ़ाई में, ओके। तो ओके। उन्होंने कहा कि आप कर लोगे, तो आप कोशिश करो बस। ओके। ओके। कहीं ना वहीं कहीं से मुझे मतलब अगर कॉलेज के टीचर हमें हम थोड़ा गाइड करते हैं, ये गाइडेंस की कमी की वजह से भी बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को यही सोचते हैं कि पीजी करेंगे उसके बाद फिर अलग से टाइम देंगे, और जो कि एक बहुत बड़ी मिथ है या एक मिस गाइडेंस है। तो कहीं ना कहीं उन टीचर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल आपका रहा। अब थोड़ा प्रिसाइसली बताइए कि आपने अपनी प्रेपरेशन कब से शुरू की? तो मैंने अपनी प्रिपरेशन 2020 के मिड से स्टार्ट की थी, ओके, जब मेरा 20 की। फाइनल ईयर स्टार्ट हुआ था। ओके। क्योंकि उस वक़्त इतना प्रेशर नहीं रहता फाइनल ईयर में, तो मैंने सोचा इस वक़्त थोड़ा नेट को टाइम देते हैं, क्योंकि लास्ट मंथ्स में फाइनल ईयर को देख लेंगे। तो ओके। उस वक़्त मैंने उसका सिलेबस देखा, थोड़ा उसको फिर मुझे सेल्फ स्टडी से करने की कोशिश की, मैंने स्टार्ट किया उसको। तो तब काफ़ी स्क्रॉल किया यूट्यूब को कि टीचर्स ढूँढे, किसी से कुछ पढ़ा, किसी से कुछ पढ़ा, लेकिन वो एक कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी, क्योंकि हर कोई अलग-अलग पढ़ाता है, जी। अलग-अलग तरीके। फिर मुझे अनअकैडमी के बारे में पता चला। ओके। वहाँ से फिर मैंने आपको फ़ॉलो करना स्टार्ट किया, जी कि जी। मुझे मुझे मैथ्स अच्छी है मेरी, बट फिर भी मुझे कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने आपकी मैथ्स की वीडियो देखी थी सबसे पहले। ओके। तो तब मैंने स्टार्ट किया कि सर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आपकी फिर मैंने रिसर्च वगैरह चालू की। लेकिन क्या आप पढ़ाते हो तो बीच में कुछ टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी में नहीं हो पाती फ्री क्लासेस। तो फिर मैंने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया, वहाँ से स्टार्ट किया प्रिपरेशन करना। तो वो एक कंटिन्यूटी रही और कंटिन्यूटी में आपसे ही पढ़ा है पूरा मैंने। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये इतना भी हार्ड नहीं है जितना इसको मैंने मान लिया था, जितना बड़ा सिलेबस को समझा था। ओके। ओके। आपकी तो जो ट्रिक्स थी और जो तरीका था वो मुझे बहुत हेल्प किया। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं मतलब टीचर तो चलो सबको पढ़ाते हैं, बट कहीं ना कहीं बच्चों की जो अपने एफर्ट्स होते हैं ना, कोई खुद, मैं अक्सर अपनी क्लास में भी ये बोलता हूँ कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो 100% पढ़ा रहा हूँ, उसमें जब तक आपके 100% जो एफर्ट्स हैं वो ऐड नहीं होते हैं, तब तक हम 200% है सक्सेस है उसको नहीं लेके आ सकते। तो ये अच्छा बोला कि कहीं ना कहीं एक गाइडेंस थी, क्योंकि इस बार तो लेवल भी थोड़ा अलग से तरीके का आ गया था। बहुत सारे बच्चे बोले थे कि हुँ, सर पेपर बहुत आउट ऑफ कंटेक्स्ट था, बट ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी चीजें बाहर, अब देखो, ये मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जो बच्चे बोलते थे कि सर इस बार तो पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, तभी मैंने आपको ये बोला था कि जिस बच्चे ने करना है ना वो करेगा, और उसकी एग्जाम्पल आपके सामने हर्षिता, वही पेपर आपने भी दिया, वही पेपर इन्होंने भी दिया, इनका भी ऑल इंडिया रैंक 1 आया, आपका भी आ सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस जरूरत है कि आप थोड़ा सा सही तरीके से गाइडेंस की जरूरत है, आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत है, और कहीं ना कहीं एक वो टीचर पे भरोसा है, वो भी एक जरूरी हुँ। चीज हो जाता है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो आपको क्या लगता था कि हाँ अगर आप ये क्लासेस फॉलो करोगे तो क्या आप कभी अंदर से इंट्यूशन आता था कि बस इतना ही कर लीजिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी को फॉलो करना तो शुरू कर देते हैं, बट बिहाइंड द माइंड हमारे दिमाग में होता है कि यार अगर इससे नहीं हुआ, मेरे को कुछ तो अलग से क्या पढ़ने होगा? की जरूरत है। तो कभी एक बार भी दिमाग में माइंड आया कि तलवीर सर को फॉलो तो तो कर रहे हैं? तो शुरू में आया था जब स्टार्ट ओके। किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टीचर ही सब कुछ पढ़ा दे, ओके। इतना बड़ा सिलेबस कैसे पॉसिबल है? तो मैं थोड़ा-सा देखती थी दूसरे टीचर्स को भी, फिर मैंने लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये आती थी कि उनसे समझ नहीं आता था। ओके। तो मैंने फिर धीरे-धीरे बंद कर दिया, महीने भर में ये चीज़ मैंने बंद कर दी थी। फिर आप भी हर बार बोलते थे कि बेटा ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है।
आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मुझ पे ट्रस्ट करो, किसी और से पढ़ रहे हो तो उस पे ट्रस्ट करो। जी, जी। तो फिर मैंने छोड़ दिया दूसरों के पीछे भागना, फिर मैंने सिर्फ ऑनलाइन आपकी ही क्लासेस स्टार्ट करी। फिर मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी दूसरे टीचर्स को फ़ॉलो करने की। ओके। शुरू तो में तो अभी सर स्टूडेंट माइंड है, सबको आते ही ये थॉट। जी, जी, ठीक है, समझ गया। अच्छा मैं थोड़ा-सा अभी हम प्रिपरेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पेपर 1 से रिलेटेड मैं जानना चाहूँगा कि पेपर 1 को आपने कैसे प्रिपेयर किया? क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी पेपर 1 को लेके? क्योंकि पेपर 1 आपको पता और आप अपने मार्क्स भी बता दीजिएगा कि कितने मार्क्स आए आपके पेपर 1 में और किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की थी? तो पेपर 1 में मेरे आए 88 आउट ऑफ 100। 88 मार्क्स। देखिए मैं अक्सर यस। बोलता हूँ कि अगर आप पेपर 1 में 80 स्कोर कर लेते हो तो आपके जेआरएफ के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके तो 88 आ गए तो ऑल इंडिया रैंक की पॉसिबिलिटी बनती थी फिर तो बिल्कुल। जी, तो उसकी प्रिपरेशन मैंने टीचिंग रिसर्च से स्टार्ट की थी, ओके, क्योंकि वो ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो मुझे डिफिकल्ट भी लगते थे बट इंटरेस्टिंग भी लगते थे। ओके, तो मैंने वो आपसे पढ़ना सबसे पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि मैथ्स और डीआई मेरी शुरू से ही स्ट्रांग रही है। 12th तक मेरे पास मैथ्स थी, कॉमर्स मैथ्स, तो मुझे कभी नीड नहीं पड़ी उसमें, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आई। तो मैंने टीचिंग रिसर्च इन पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि मेरी थियोरी पार्ट शुरू से वीक रहा है। ओके, ओके, प्रैक्टिकल पार्ट हमेशा स्ट्रांग रहा है बट थ्योरी में हमेशा मुझे प्रॉब्लम आती है। तो मैंने रिसर्च, कम्युनिकेशन, इन सब पे ज़्यादा फोकस किया और डीआई इन सब पे कम फोकस किया, ओके, क्योंकि मुझे इनकी नीड नहीं थी इतनी, सिर्फ प्रैक्टिस करती थी मैं इनकी। ओके, और ओके, हमेशा पीवाईक्यूज ने तो सर बहुत हेल्प की, क्योंकि कंसेप्ट आप एक बार क्लियर कर लिए तो उसके बाद प्रैक्टिस आपको उनको ब्रशअप करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है। कि तो बार कहीं न बार कहीं कंसेप्ट पढ़ते रहो तो अच्छा वो हेल्प नहीं करता। कंसेप्ट एक बार हो गए क्लियर, देन आपको पीवाईक्यूज देखने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन एग्जैक्टली किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, ओके। तो मैंने कहीं न उससे कहीं ज्यादा हेल्प पीवाईक्यू का की एक थी। इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छा पेपर 1 में इम्पोर्टेंट। तो चलो ठीक है आपने इस तरीके से पढ़ा। कोई सेक्शन जो आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट था या कुछ अलग स्ट्रैटेजी आपने उसके लिए बनाई है? जैसे हायर एजुकेशन है, पीपरो डेवलपमेंट है, ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जहाँ पर बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है। तो आपको भी वो दिक्कत थी या फिर किस तरीके से आपने उसको टैकल किया? तो मेरे को पीपल एंड एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मेरी जीके वीक है। ओके, हायर एजुकेशन में तो फिर भी मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे पीपल एनवायरनमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम आई, तो मैंने उसको सिर्फ उतना ही पढ़ा जितना वो मैं ग्रैब कर सकती हूँ। मैंने उसका ओके, लोड लेने की बजाय ये सोचा कि मैं बाकी 9 यूनिट्स को तो प्रेफरेंस दूं, एक के लिए मैं उन 9 को नहीं छोड़ सकती। कि बिल्कुल। अगर हो उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो भी 90 का तो स्कोप है मेरे पास, जी, जी, तो मैं बिल्कुल। उसको तो छोड़ूं। तो इसीलिए सिर्फ आपकी ही वीडियो से उतना ही पढ़ा जितना मुझे लगा कि हाँ इतना मैं समझ सकती हूँ टॉपिक, क्योंकि उसका क्या सिलेबस भी बहुत वाइड है। जी, जी। इस वजह से तो मैंने उसको ज्यादा लोड लेने की बजाय उसको छोड़ दिया था, जितना आया उतना ही किया। एक यही यूनिट मुझे काफी टिपिकल लगी थी, ओके, पीपल एनवायरमेंट। ठीक है। तो मतलब कहीं न कहीं वो जो हम अक्सर क्लास में बात करते हैं कि वो 90% पॉजिटिविटी और 10% वो नेगेटिविटी वाला कंसेप्ट है कि कहीं हम मतलब वही चीज है कि हमारा जैसे हम नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं ना कि यार ये नहीं आता, उस पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं, जो आता है उस पे फोकस नहीं करते। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि अगर कोई चीज आपकी वीक है ना और आपको लगता है कि यार इसमें मैं बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगा सकता, तो आप उसको उतना तो कर लीजिए जितना आप कर सकते हो, है ना? बाकी जो हाँ यूनिट्स हैं आप हाँ। उसको स्ट्रॉन्ग करो, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो यस। यही आपकी स्ट्रेटेजी रही है, ये काफी अच्छी बात है आप लोगों की आपके लिए। पेपर 2 क्योंकि बहुत वाइड है, ठीक है, हम मैं खुद पढ़ाता हूँ 4-5 महीने तक उसको पढ़ाती रहते वो खत्म ही नहीं होता और उसके बाद फिर रिवीजन भी मेरा करनी भी है, कंप्लीट नहीं पीवाईक्यू हुआ भी है। करनी है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? तो पेपर 2 मैंने शुरू में ही ठान लिया था कि ये मुझसे पूरा होगा भी नहीं, क्योंकि वो ओके, बहुत बड़ा है, आप कितना ही पढ़ लो कुछ पॉइंट छूट ही जाते हैं। तो मैंने क्या किया, ये देखा कि कौन सी यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे ओके, मार्केटिंग बहुत अच्छी है, उसमें काफी स्कोप है, काफी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, इंटरनेशनल ओके। बिजनेस। तो मैं सॉरी टू इंटरप्ट, आप एक बार पेपर 2 के अपने मार्क्स बता दीजिए और अपने टोटल मार्क्स बता दीजिए। तो मेरे पेपर 2 में आए 142 आउट ऑफ 200। ओके, और मेरे 142, टोटल रहे 230। 230। 230 आउट ऑफ 300। ओके, ग्रेट। यस। तो अच्छा मार्केटिंग से थे हम, मार्केटिंग की शुरुआत से। तो सर जो यूनिट ज्यादा वेटेज रखती है मैंने उनको प्रायोरिटी दी। और वही ओके, अगेन जो मेरी वीक है, क्योंकि जारी तो वीक है, जैसे अकाउंट्स वगैरह मेरी स्ट्रांग रही हैं, तो प्रैक्टिकल मैंने आपने उनको बताया। इतना, हाँ उनको मैंने इतना फोकस नहीं किया, क्योंकि उनको सिर्फ मैं ब्रश अप करती थी कि हाँ थोड़ी नॉलेज मेरी मैं भूलूं नहीं। और जैसे लीगल मेरा हमेशा से वीक रहा है, तो मैंने उसको वहीं ड्रॉप कर दिया था।
जितना मैं ओके ओके। ग्रैप यही सेम स्ट्रैटेजी मैंने पेपर 1 में अप्लाई की थी पेपर 2 में, कि पेपर 2 तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल उसको तो आपको थोड़ा ये समझना पड़ता है। उसमें पेपर में भी ऐसी कई चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपको नहीं आती। बिल्कुल। तो आपने कहा था कि पेपर में आपको कई चीज़ें मिलेंगी ऐसी जो आपने कभी देखी भी नहीं होंगी। जी जी। उन पे फ़ोकस मत करना, उन्हें छोड़ देना और जो आता है उसको फ़ोकस करना। और राइट। ये उसी का ही रिज़ल्ट है आज। ओके ओके। तो मतलब कहीं ना कहीं जो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, मतलब इवन कि मुझे मुझे खुद अपनी बातें याद आ रही हैं आपकी प्रेपरेशन देख के। और ये अच्छा भी लगता है कि इम्पैक्ट दिखता है वो एक, है ना। जैसे हम तो हर एक बात है, टीचर तो सब बच्चों को गाइड करता है, बट जब स्टूडेंट उस बात को फॉलो करते हैं और उसका एक रिजल्ट निकलता है ना, तो टीचर को एक अलग ही खुशी होती है कि हाँ यार, बच्चों ने ये बातों को एक्चुअली में फॉलो किया और उसका रिजल्ट भी मिलता है ना। तो पेपर 2 के बारे में आपने बताया कि वही पेपर 1 वाली स्ट्रेटेजी आपकी रही है। अब सिलेबस तो हम कवर करते रहते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम कई बार हमें लगता है यार आज नहीं पढ़ते हैं, मूवी देख लेते हैं, घूम लेते हैं दोस्तों के साथ। तो ऐसा होता था, कंसिस्टेंसी ब्रेक होती थी, कभी डिमोटिवेटेड फील होता था, ऐसा होता था नहीं यार छोड़, किताबें साइड पे फेंक दी कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं होगा। क्योंकि बहुत लंबी जर्नी चल रही थी ना, मतलब अगर आप देखो पिछले 1-2 बार तो अक्टूबर एग्ज़ाम ही से लेके पोस्टपोन हो गया। बहुत लंबा चला गया था, तो उस चीज को कैसे टैकल करते थे आप? तो उस चीज़ के लिए मैं पहले ही श्योर रहती थी कि कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, क्योंकि जी, आपको ब्रेक चाहिए होता है। तो बिल्कुल। मैं ये अश्योर करती थी कि मैं डेफ़िनेटली एक ब्रेक ले ही लूँ, खुद से ले लूँ ताकि मुझे रिग्रेट ना हो कभी, राइट। कि मैंने ड्रॉप कर दी कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है, मैं खुद ही महीने में 1 या 2 दिन मैं खुद ही ब्रेक ले लेती थी। जैसे ओके कहीं ओके। घूम लिए, कहीं बाहर चले गए, फ्रेंड्स के पास चले गए। लेकिन उस दिन में भी ये रहता था, मैं हमेशा सुबह ज़रूर पढ़ती थी, चाहे मैं 1 ही घंटा पढूँ, ओके। बट ये मैं अपनी बुक्स को चाहे टच ही करूँ, बट हाँ, मुझे उनको पढ़ना है। तो राइट। कंसिस्टेंसी भी ब्रेक नहीं होती थी और मैं फ्रेश भी हो जाती थी 1 या 2 दिन का ब्रेक लेके। तो ये क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम रहा है, अब 2 बार एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए हैं, तो थोड़ा-सा इवन के उस वक़्त ये इवन के मोटिवेशन टीचर्स को अपना भी होता था ब्रेक कि लेने की जरूरत पड़ गई थी, मैंने खुद भी ब्रेक लिया था बीच में, इतना ज्यादा ओवर हो गया था कहीं ना, मुझे भी ब्रेक की जरूरत पड़ गई थी। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं पढ़ते हुए हमारा ना वो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसपे आप जितना मर्जी उसको खींचते रहो, उस फिर कुछ निकलता नहीं है, तो उस टाइम पे हमें ब्रेक की जरूरत पड़ती है। तो ये अच्छा पॉइंट है काफी, जो बच्चे देख रहे हैं, कि ऐसा नहीं अपने आप को जबरदस्ती भी किताबों में घुसाने की जरूरत नहीं है कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपका दिल कर रहा है ब्रेक लेने को, तो आप ब्रेक भी लीजिए, क्योंकि अपने आप को डिटॉक्स करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप शार्प नहीं करोगे अपने आप को, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत आ जाती है। बट मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि आप 1 महीने का ब्रेक ले लो और उसके बाद आपका नहीं, पढ़ने को दिल ही ना करे, ठीक है। इन बिटवीन आप वंस अ वाइल आप एक ब्रेक ले सकते हो, बट कोशिश कीजिए आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। अच्छा अर्षिता, जैसे आप बताते थे कि आप अनअकैडमी की क्लासेस को देखते थे प्रॉपरली, आपने सारी चीजों को फॉलो किया। कुछ मिथ हैं, कुछ मिथ नहीं, मतलब कुछ चीजों को लेके स्टूडेंट्स के अंदर ना बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो मैं वो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप उनका मुझे आंसर दीजिएगा, क्योंकि अ, जैसे बात करते हैं पीवाईक्यू की, है ना। एक तो आप मुझे ये बताइए कि पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस कितनी है, पहली बात। और दूसरा, अब ये बताइए कि आप पीवाईक्यू को अटेम्प्ट कैसे किया। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, आप इनका मुझे आंसर दीजिए, पेपर 1 से चाहे पेपर 2, दोनों में। तो पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस तो बहुत है, क्योंकि राइट। आप जब तक सॉल्व नहीं करते, तब तक आपको ये पता नहीं चलता कि एग्ज़ैक्टली पेपर में कैसा पूछा जाना है। कि ओके। बुक्स में या पढ़ाने में टॉपिक अलग दिखता है और जब पूछा जाता है, जब वो टॉपिक टोटली डिफरेंट होता है। क्योंकि वहाँ उसकी लैंग्वेज को हमें डिकोड करना पड़ता है कि एग्ज़ैक्टली पूछ क्या रहा है। राइट। तो वो चीज़ और उस वक़्त क्या है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, तो आप उस लैंग्वेज को समझने लग जाते हो कि एग्ज़ैक्टली क्या पूछा जा रहा है, और वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करता है स्पीड बढ़ाने में। राइट। राइट। मुझे पेपर में एक बार में क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ गया था कि क्या पूछ रहा है, और बहुत जल्दी मेरा पेपर हो गया था। राइट, मेरा मतलब 50 आपको मिनट्स में टाइम पेपर का वो इशू, कंप्लीट जो होता है। ज्यादातर बच्चों को टाइम का इशू आया, वो आपको नहीं आया, क्योंकि आपने वो नहीं, पीवाईक्यू की वर्डिंग को मतलब पहले ही फिक्स कर रखा था कि क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है। क्योंकि कई जगह जैसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, तो वो हम वहीं पकड़ लेते हैं क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस करी हुई है। ठीक राइट। है, अगर आपने प्रैक्टिस, क्योंकि वो लोग कन्फ्यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। ओके इस वजह से तो ये पीवाईक्यूज़ तो सर बहुत हेल्प करते हैं, और सॉल्व करते वक़्त आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप एक क्वेश्चन को उसका पूरा टाइम दो, उसको ओके। तरीके से पढ़ो, शांति के साथ। ऐसा नहीं है, नहीं भी आता तो भी कामली पढ़ो।
ओके। क्योंकि वो नॉलेज बेस्ड ही होता है, आप पढ़ के आए हो उसी में से पूछा जाता है। तो राइट, आपको राइट। थोड़ा सा एक नहीं 2 बार पढ़ो, उसको समझो, और नहीं आया है तो आप उसके टॉपिक को फिर जाके दोबारा रिवाइज करो। मैं यही करती थी सर, कि नहीं आता था तो मैं उसके टॉपिक को दोबारा रिवाइज करती थी, कि जैसे मेरा ये टॉपिक शायद वीक रह गया है। मतलब कहीं ना कहीं चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, तो आप मतलब पीवाईक्यू को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप सोचो कि यार नहीं पीवाईक्यू सर, के मैं बिना डेली आपका सॉल्व काम चल करती जाएगा। अच्छा, पीवाईक्यू को आप फिर कैसे मतलब अटेम्प्ट करते थे? मॉक टेस्ट की फॉर्म में यूनिट वाइज करते थे या पूरा पेपर करते थे? किस तरीके से, मतलब इसमें भी काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है। तो मैं डेली बेसिस पे तो पीवाईक्यूज ही करती थी, किसी भी यूनिट के रैंडम देखते जिसके आज मेरा लॉजिकल पढ़ने का मन है तो मैं उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेती थी। और संडे सैटरडे संडे को क्या है, अन अकेडमी के टेस्ट होते हैं, मैं वहाँ अटेम्प्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल जाता था कि पूरे वीक में मैंने जो प्रिपरेशन की है वो कैसी चल रही है। ओके, ओके। तो आपको एक प्रोग्रेस पता चलती है आपकी। तो अब मैं सैटरडे संडे तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करती थी और बाकी दिन मैं पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करती थी। मतलब कहीं ना कहीं वो सेल्फ इवेल्युएशन पे आपने काफी ध्यान दिया खुद को, यस सर। मतलब कि हाँ, मतलब कहाँ पे मेरी, वही है ना कि अगर हम गलती एक ही गलती बार बार करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो गलती हम पेपर में भी जाके करते हैं ना। तो कहीं ना कहीं वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी स्टूडेंट्स को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमें खुद के लिए अकाउंटेबल रहना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि हमें हमारी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एक टीचर के लिए है कि हाँ भाई मैं तलवीर सर से पढ़ रहा हूँ तो मैं तलवीर सर को दिखाने के लिए या उनको अकाउंटेबल हूँ। कहीं ना कहीं हमारी खुद की एक अकाउंटेबिलिटी बन जाती है कि यार मैं, अल्टीमेटली तो एग्जाम मेरा है ना। कल को अगर क्लियर यस होता है तो वो भी मेरा है, अगर नहीं होता तो भी मेरा है। तो अकाउंटेबिलिटी भी मेरी ही कहीं ना कहीं बन जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं हम मॉक टेस्ट की। ठीक है, हमने पीवाईक्यू के बारे में बात कर लिया, हमने सिलेबस के बारे में बात कर लिया। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट के बारे में बताइए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही और आपको क्या लगता है कि मॉक टेस्ट कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं और उससे क्या सीखने वाली बात है मेन? तो मॉक टेस्ट में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है वो है टाइम मैनेजमेंट। ओके। क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो मॉक टेस्ट का काफी डिफरेंट होता है मेन पेपर से। ये राइट, मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैंने काफी सारे मॉक टेस्ट दिए। मेरे हमेशा 66 to 70 मार्क्स आते थे, कभी राइट। भी 70 से ऊपर नहीं गए। तो एक मिथ सा बन गया था कि शायद मेरे 70 ही आएंगे पेपर 1 में, इससे ऊपर आ ओके, ही नहीं सकते। बट लेकिन मैं पीवाईक्यूज करती थी तो वो तो बहुत आसानी से अटेम्प्ट होते थे। ओके। बट मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका लेवल इसीलिए बनाया जाता है हाई, क्योंकि ताकि हम एक हाई अचीव कर सकें। तो उन ताकि हम वो चीज समझ सकें जो हम गलतियां ज्यादा बच्चे करते हैं, छोटी छोटी चीजें तो सब अटेम्प्ट कर ही लेंगे। राइट। वहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत हेल्प करता है मॉक टेस्ट में आपकी, कि मॉक टेस्ट देने से आपको टाइम मैनेज करना आ जाता है। सबसे इम्पोर्टेंस तो यही रही है, मार्क्स कभी भी मॉक टेस्ट के मैटर नहीं करते कि वहाँ राइट। मेरे सिर्फ 70 आए थे, यहाँ मेरे 88 हैं, तो ओ, मैटर तो सर 88 करेंगे मेरे लिए। यस, यस, बिल्कुल। इसीलिए तो वहाँ टाइम मैनेजमेंट सबसे ओ, ज्यादा हेल्प करता है, टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और हर्षिता ने अपने एक्सपीरियंस से बताया। मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए कि मॉक टेस्ट में आप जितना सीख रहे हो वो एक अलग चीज है। कहीं ना कहीं आप टाइम मैनेजमेंट सीखने की कोशिश कीजिए कि अगर ये फाइनल एग्जाम होता तो मैं कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता। क्योंकि मॉक टेस्ट को लेके काफी सारे लोग ना ऐसा सोचते हैं कि चलो मॉक टेस्ट ही है यार, दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना। कहीं ना कहीं अगर हम मॉक टेस्ट को भी ये समझ के चलें कि अगर फाइनल में ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता तो मैं कैसे इसको टैकल करता, वहां पर इसको किस तरीके से आंसर करता, तो कहीं ना कहीं काफी इंप्रूवमेंट है वो हमें देखने को वहां से मिल जाएगी। वहां से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है वो हो जाएगी। तो मॉक टेस्ट के बारे में स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि मॉक टेस्ट हमें कब देने चाहिए, यूनिट वाइज देने चाहिए, सिलेबस खत्म होने के बाद देने चाहिए। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है? तो फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट तो मैंने तब किया था जब मेरा 80% सिलेबस पूरा हो चुका था। ओके, लेकिन जैसे ही एक यूनिट पूरी हो जाती थी, जैसे रिसर्च कंप्लीट हो गई है, स्टार्ट कर देती थी ताकि वो ओके। यूनिट मेरी स्ट्रांग होती रहे, ब्रशअप होती रहे उसकी नॉलेज। कहीं ना और कहीं फिर यूनिट 80%। वाइज मॉक टेस्ट देने में आपने काफी जरूरी समझा, मतलब कहीं ना कहीं हमें शुरू कर देना चाहिए, वेट नहीं कर करना देना चाहिए। जितना कर रहे हैं उसकी साथ साथ इवेल्युएशन है वो हमें करते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में जाके दिक्कत आए और हम सोचते रहें कि भाई होगा तभी पढ़ेंगे। मतलब हमें सीखते रहना चाहिए कहीं ना कहीं उस चीज सर, वो कभी पूरा होता नहीं है सिलेबस। तो से। ये बेटर है तो आप बिल्कुल जितना सही बोला किया है आपने। उतना स्टार्ट कर दें। ओके, तो जितना इसीलिए हमें आता है मतलब हम उतना तो एटलीस्ट करते रहें, साथ। है ना। उसमें कोई प्रॉब्लम ना है, एटलीस्ट जितना हो रहा है वो ऐसे सॉलिड तरीके से हो जाए कि वहां से जो भी क्वेश्चन आए उसको हम बड़ी आसानी से बना पाए।
यस सर। ओके, तो जैसे आप प्लस की क्लासेस लेते थे, मैं दोनों पेपर पढ़ाता हूँ, पेपर 1 भी और पेपर 2, ठीक है, आपने दोनों में पढ़ा मेरे से। पेपर 1 में आपके 88 मार्क्स आए, पेपर 2 में आपके 142 मार्क्स आए। तो स्टूडेंट्स को ना टाइम मैनेज करने में दिक्कत आ जाती है, बोलते हैं कि सर क्लासेस मिस हो जाती हैं, पेपर 1 पढ़ते हैं, पेपर 2 रह जाता है, पेपर 2 पढ़ते हैं, पेपर 1 रह जाता है। आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी, या फिर आप किस तरीके से इस चीज को मैनेज करते थे? तो ये प्रॉब्लम तो सबके साथ आती है, क्योंकि आपको कभी कुछ काम आ गया, आपको जाना पड़ेगा, तो जी वो जी क्लास वहाँ मिस करनी पड़ती थी। जी बट जी। सर रात होती है हमारे पास, तो ज़्यादा तो नहीं क्लासेस मिस होती, क्योंकि ओके आप घर में ही हैं, क्योंकि मुझे तो टाइम भी काफ़ी मिला था, घर में ही थी। तो रात में मैं उसको कवर अप कर लेती थी, या नेक्स्ट डे थोड़ा एक्स्ट्रा दे के कवर अप कर लेती थी। पर इतनी क्लासेस मिस, पहले तो आपको ये माइंड क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्लासेस मिस ही नहीं करनी। ओके फिर तब होता है कि आपकी एक आधी मिस हो, ओके, कि क्योंकि इम्पोर्टेंट काम सबको आते हैं। बैक नहीं तो फिर एक होती है, दो होती है, तीन होती है, इतनी सारी हो वो जाती सर है, हम होती कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे का पढ़ें या पीछे का पढ़ें, लाइव क्लासेस लें या रिकॉर्डिंग लें, तो हम उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? यस तो सर। इस तरीके से आपने इसको मैनेज किया। अच्छा, एक बात और, जैसे आपने कंसिस्टेंसी के बारे में बताया कि उसके बारे में आप पहले ही बहुत ज्यादा क्लियर थे, आपने पहले ही माइंडसेट बना लिया था कि मैं इसी तरीके से पढ़ने वाली हूँ, मैं खुद से ही ब्रेक ले लूंगी अगर मुझे लगेगा। डिमोटिवेशन तो हमेशा फील होता है, तो वो तो रहा कंसिस्टेंसी। जब हम कई बार डिमोटिवेटेड फील हो जाते हैं ना, हमारा कई बार सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं, सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कोविड पीरियड था, तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए व्हाट यू यूज टू डू, आप क्या करना पसंद करते थे उस टाइम पे? या जब आपको लगे कि नहीं अब मेरे से उठा नहीं जा रहा, मेरा पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, तो फिर आप क्या करते थे? ऐसे में मैं तो ब्रेक तो ऑफ कोर्स आप लेते ही हो कि अब नहीं है मन आज पढ़ने का, तो मैं जो मुझे पसंद है, जैसे मुझे गार्डनिंग काफ़ी पसंद है, ओके तो मैं अपने प्लांट्स के बीच में जाके बैठ जाती थी, तो वो मुझे काफ़ी काम करते हैं। ओके कि ओके। कोई नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, अपनी में हो सकता है, अपनी में है, किसी से पूछो तो उसकी में डबल होती हैं, नहीं तो एक्चुअली, हमारी तो हाफ ही लगती हैं उसके बिल्कुल सामने। बिल्कुल। तो और या फिर आपकी तो वीडियोज़ हमेशा अवेलेबल रहती थी, ऑन टाइम आप मोटिवेट करते ही रहते थे, हमें लगता था ना कि अब डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो आपकी वीडियो मिल जाती थी कि सर ओके आ ओके गए मोटिवेट करने के लिए, हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी किसी चीज़ की। और ओके फिर अपनी हॉबीज़ हैं तो मैं उनको फ़ॉलो कर लेती थी, जैसे गार्डनिंग वगैरह। तो ब्रेक भी मिल जाता था और मोटिवेशन भी आ जाता था। ओके, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लेवल पे जो आपने मेहनत की है, पर्सनल लेवल पे जो आपकी स्ट्रेटजीज रही हैं, वो काफी यूनिक रही हैं, इन द सेंस कि मुझे मुझे काफी सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। डेफिनेटली मैं आने वाली क्लासेस में स्टूडेंट्स को इस चीज के बारे में जरूर बताऊंगा, जो नए बैच के बच्चे हैं, आने वाले हैं। अब एक और बहुत ही मेजर पॉइंट जो अक्सर जिसको लेके बच्चे मिस हो जाते हैं, इवन कि मैं उस चीज के लिए एक घंटे का सेशन लेता हूँ हर सेशन में, नोट्स मेकिंग। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको लेके अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर नोट्स नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, बुक पे हाईलाइट कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो पूरी बुक ही लिख देते हैं। तो आपकी प्रिसाइज तरीके से बताइए कि नोट्स को लेके आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी, आपने कैसे नोट्स बनाए, उनको कैसे रिवाइज किया, और सब कुछ। तो नोट्स बनाने में शुरू में तो मेरी भी यही गलती रही थी कि मैं फुल लेंथ नोट्स बनाती थी। ओके। फिर आपको याद है आपने एक वीडियो डाली थी हाउ टू मेक नोट्स, जी जी। तो उसमें आपने बताया था कि पॉइंट्स में नोट्स बनाओ, प्रिसाइज़ रखो उन्हें, ताकि आप बाद में उनको जल्दी से जल्दी रिकॉल कर सको। राइट। तो मैं बुक से भी अगर कुछ पढ़ती थी या वीडियोज़ से पढ़ती थी, जहाँ से भी पढ़ती थी, तो मैं हमेशा उनको फ्लो चार्ट्स में, डायग्राम्स में ऐसे नोट्स बनाती थी, और मुझे रिवाइज़ करने में मैंने 1 दिन में पूरा पेपर 1 रिवाइज़ कर लिया था, उन नोट्स की हेल्प से, क्योंकि वो बहुत प्रिसाइज़ बने थे मेरे। तो फुल लेंथ बनाने के बजाय बेटर है आप फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स या हाइलाइटर वगैरह यूज़ करके ऐसे नोट्स बनाओ, ताकि वो आपको जल्दी से जल्दी आप उनको रिकॉल कर सको। मतलब चाहे ऐसे सेल्फ नोट्स स्टडी हो बनाए चाहे कि कुछ पूरा पेपर 1 भी अगर एक दिन में हम रिवाइज करने बैठे तो बड़ी आसानी से उसको कर भी। सकते हैं। कहीं यस कहीं सर। ना कहीं आपको लगता है कि ये जो नोट्स मेकिंग स्ट्रेटेजी थी उसने एक बड़ा रोल प्ले किया आपकी सक्सेस में, आपके ऑल इंडिया रैंक 1 में? यस सर, क्योंकि आप लिखते हो तो आपको ज़्यादा याद होता है। राइट। तो जब मैं रिवाइज़ भी करती थी तो मैं रफ में भी उन नोट्स को ही कॉपी कर लेती थी, वो क्योंकि डायग्राम है, आप फटाफट बन जाता है। जी जी। तो नोट्स ने तो सर बहुत हेल्प की, बार-बार मैंने इवन 2, 3, 4 बार पेपर 1 रिवाइज़ कर लिया था, ओके। उन नोट्स की वजह से। तो कहीं ना कहीं नोट्स तो सर नोट्स बहुत को हेल्प लेके करते हैं। आप एकदम क्लियर थे कि मुझे प्रिसाइज नोट्स ही बनाने हैं,
मुझे उतने ही बनाने हैं जितने मतलब मुझे समझ आ जाए, क्योंकि कुछ लोग स्पेशली गर्ल्स के केस में ऐसा होता है कि वो सजाने का बहुत ज्यादा शौक होता है ना, मेकअप करने का, कि बस जैसे मतलब बेचने होते हैं नोट्स, ऐसे बनाना शुरू कर देती हैं। ये सर बट कहीं शुरू ना में मैंने कहीं, भी ऐसे, अच्छा स्टार्टिंग में बट आपने भी ऐसे मैंने ही किया? आपकी वो वीडियो देखी, मैंने कहा ये तो पागलपंती है ऐसे नोट्स बनाना, तो ओके ये तो ओके। बाद में ऑप्शन के लिए थोड़ी देने हैं, मुझे जी जी। पढ़ने हैं। तो मैंने बाद राइट। में उनको फिर प्रिसाइज करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे समझ आया, दैट्स इनफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी प्लीज आप सभी नोट कीजिए कि जो जो नोट्स बना रहे हो ना आप, वो अपने लिए हैं। आपने उसको, जैसे हर्षिता ने बोला, आपने ऑक्शन नहीं करवाना है, ठीक है? आप कोई लेनार्डो दा विंची नहीं हो कि आपकी जैसे पेंटिंग की तरह आपके नोट्स हैं वो करोड़ों रुपए के बिकेंगे। वो नोट्स सिर्फ आपकी अपनी नॉलेज के लिए हैं, कि नोट्स हम इस वजह से बनाते हैं क्योंकि लास्ट टाइम पे इतनी सारी चीजें हो जाती हैं कि आप 10 किताबें उठा के नहीं पढ़ सकते, आपको नोट से ही पढ़ना पड़ता है। आपको जो आपने अपने हाथों से लिखी हुई चीजें होती हैं वही आपको हेल्प करती हैं। तो प्लीज नोट्स को लेके थोड़ा प्रिसाइज रहिएगा, उतने ही लिखिए जो आपको लगता है कि ये मैं भूल जाऊंगा, या आप उसको फ्लो चार्ट में, जैसे मैं अक्सर आपको बताता हूँ, डायग्राम, टेबल्स, इस तरीके से बनाइए ताकि पढ़ने में भी मजा आए और आपको वो याद करने में भी कोई दिक्कत ना हो। लास्ट 1 महीने के अंदर आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? क्योंकि 1 मंथ, क्योंकि देखो पेपर बार बार पोस्टपोन हो रहा था, जब अब फाइनल डेट्स आ गई हैं कि हाँ एग्जाम 25 को या 26 को जब भी हो रहा है, उससे 1 महीना पहले आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही है लास्ट 1 मंथ के लिए? तो लास्ट 1 मंथ के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। ओके। कहीं मुझे बाहर नहीं जाना, कोई फोन अटेंड नहीं करने, कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। क्योंकि मुझे ये था कि मैं पीछे अटेम्प्ट मैं देने को तो रेडी थी, बट ओके। ये था कि मुझे निकालना तो फर्स्ट में ही है, क्योंकि मैंने राइट ऑलरेडी बहुत सारा वेट कर लिया था। राइट। तो राइट अब दोबारा स्टार्ट करने की उस वक्त हिम्मत नहीं हो रही थी कि दोबारा राइट। राइट। स्टार्ट कैसे करेंगे जीरो से। जी जी। तो वो थॉट ही माइंड में आ ही नहीं पा रहा था कि जीरो से स्टार्ट करते कैसे हैं। तो मैंने ओके कहा ओके। नहीं, मुझे तो 1 मंथ की मेहनत है, वापस 6 मंथ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर मैंने 1 मंथ मेहनत कर ली तो। बिल्कुल। तो सर 1 महीना तो सर ऐसे निकला, मुझे खुद को भी पता नहीं चला वो कब निकल गया। बट ओके ये ओके। था सिर्फ बुक्स और अपना खाना वाना खाना, बुक्स और खाना सोना, बस और कुछ भी नहीं था लाइफ में। मतलब फुल सिर्फ डेडिकेशन, मतलब ये सोच फुल लिया था कि डेडिकेशन। या तो 1 महीना पढ़ लो, नहीं तो फिर आगे 6 महीने, 6 महीने के अब एनटीए वाले पता नहीं कब एग्जाम लेने वाले अगला। तो वो भी कहीं ना कहीं दिमाग में, तो ये एक देखो, मैं आपके साथ मे भी शायद हमारी पहली बारी बात हो रही है, आपने मेरी क्लासेस ली और मुझे नहीं लगता, जैसे ज्योति पूनिया भी मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस ही लेती थी और मुझे भी सिर्फ उसी दिन, रिजल्ट वाले दिन पता चला कि उनका ऑल इंडिया रैंक 1 आया। उसी तरीके से आपका भी मुझे उसी दिन पता चला, क्योंकि हम पढ़ाते रहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो लाइव देखते हैं, उनका पता रहता है, कुछ बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं तो पता नहीं रहता। तो एक बात तो मुझे आपके साथ अभी जो मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, एक चीज क्लियर हो गई है कि आप अपने एम को लेके बहुत ज्यादा क्लियर थे। कभी भी मन में एक डाउट नहीं था कि यार होगा या नहीं होगा, मतलब एक विल पावर है, वो जो एक डिटर्मिनेशन है, जैसे मैं बोलता हूँ ना बीसीडी वाला, वो आपकी बातों से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो बिलीव, कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन थी, और उसका कहीं ना कहीं रिवॉर्ड हमें आज देख भी रहा है कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर है वो आप लेके आए हो। तो ये पूरी प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान आपने काफी सारी चीजें हैं वो सीखी होंगी, डेफिनेटली आपने उन सारी चीजों के बारे में बताया। अब जब एग्जाम था, है ना, एग्जाम से 1 दिन पहले, कल एग्जाम है आपका, आज का दिन है, मतलब सपोज करो आज आपका, आज आप सोच लिए कि भाई कल मेरा एग्जाम है, तो आज क्या किया आपने, मतलब एग्जाम से 1 दिन पहले? सर एग्जाम से 1 दिन पहले सुबह तो आराम से हम पढ़ रहे थे कि कल मुझे एग्जाम देना है, तो मैं रिवाइज कर लेती हूँ जो मुझे हार्ड डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, जो स्टैटिक पोर्शन है बेसिकली, जी वो जी। लर्न नहीं रहता। तो शाम तक तो मैं वो रिवाइज कर रही थी। बट शाम को क्या किया, मैंने एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया ओके। और मैं इतना पैनिक कर गई कि मैं उसमें मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आए। उस वक्त ऐसा हो गया कि पता नहीं कल क्या होगा जब आज ही मार्क्स नहीं आ रहे तो पेपर में, क्योंकि उस वक्त आप सब भूल जाते हो, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई पॉजिटिविटी नहीं, बस हो सकता है कुछ भी याद नहीं है। राइट राइट। फिर मैंने कहा चलो सो जाते हैं, कोई बात नहीं, सुबह देखेंगे, अब तो फाइनल परफॉर्मेंस देनी है। तो सुबह मैं शांति से रिलैक्स करके सो गई क्योंकि अब जो 1 दिन में क्या पढ़ाई होगी, जब आपने पूरे महीने भर अगर करी है तो 1 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा। जी बंद जी। कर दिया मैंने, चुपचाप मैं शांति से सो गई, सुबह उठी, पेपर देने गई। पेपर देने जा रही थी, मैंने सोचा सर की वॉइस मैसेज ही आ जाए, ब्लेसिंग्स आ जाए, उसके बाद ही मैं निकलूंगी। तो मैं निकल रही थी, उस वक्त आपका वॉइस मैसेज आया ऑल द बेस्ट का। मैं कि अब बस अब पेपर अच्छा होगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सर एक
आपके टीचर्स जब आपको विश कर देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये वो है जो हमारे साथ रहे हैं साल भर। ये जानते हैं हमने कितनी मेहनत करी है। तो वो एक ब्लेसिंग थी कि हाँ भाई, अब सब अच्छे से हो जाएगा। बहुत बहुत काम हो गई थी मैं, तब आप मोटिवेट करते रहते थे कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा, हो जाएगा। वो एक बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया था इस प्रैक्टिस के दौरान कि कोई डाउट ही नहीं रहा मन में कि नहीं होगा। ओके ओके। तो ये अभी लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, एग्जाम दे रहे हो आप, है ना, और उस टाइम पे आपने भी बोला कि बहुत सारी चीजें आउट ऑफ कंटेक्स्ट आती हैं, तो जो तो आता है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर टाइम को लेके पैनिक होना। अब उस टाइम पे आपने अपने आप को न्यूट्रल कैसे रखा? ये बहुत ही चाहे मैं लास्ट में पूछ रहा हूँ, बट ये शायद इस क्लास का या इस सेशन का, हमारी जो बातचीत का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो पढ़ने वाला टाइम है वो निकल चुका है, जब उसको परफॉर्म करने का बारी आती है ना, वहां पर अगर पैनिक हो जाए तो सारी मेहनत हमारी खराब हो जाती है। तो कैसा हैंडल किया उस सिचुएशन? तो उसको मैं पहले ही एग्जाम हॉल पे मैं जल्दी पहुंच गई थी, ओके। क्योंकि मुझे पता था मैं थोड़ा सा पैनिक करूंगी वहां पहुंच के। तो मैं पहले ही पहुंच गई, मैं वहां 1 घंटा बैठी रही। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी ही चेयर पे बैठी हूँ, काम हो ओके। गई, बिल्कुल रिलैक्स। तो मुझे पेपर देते वक्त ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। राइट राइट। और जब पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आता था, मैंने उसको कामली स्किप कर दिया कि कोई बात नहीं, बाद में आएंगे इस पे, जो आता है एटलीस्ट को अटेम्प्ट करें। फिर बाद में कुछ क्वेश्चंस मैंने रफ पेपर पे नोट कर लिए थे कि ये वो क्वेश्चंस है जो मुझे बिल्कुल नहीं आते। तो मैं ओके उन पे दोबारा गई ही नहीं। जो ओके। ओके। डाउट में थे उन पे गई, उनको अटेम्प्ट, क्योंकि वो 50-50 का पोर्शन था। जो बिल्कुल नहीं आते वहां तो 0 है। जी जी। वो तो लास्ट में आपको डेफिनेटली तुक्का ही लगाना पड़ता है। तो मैंने पहले जो आते हैं उन्हें किया, फिर देन उसके बाद जो मुझे 50-50 का डाउट था वो किए, देन मैंने उनको जाके तुक्का लगाया कि हाँ, बिल्कुल ही, क्योंकि वो टॉपिक ही आपने कभी नहीं पढ़ा, तो ओके। एजुकेटेड गैस लगाना भी पॉसिबल नहीं। तो वो फिर मैंने तुक्का लगा। तो ऐसे मैंने कैटेगरी में घर से ही डिवाइड करके गई थी कि पहले मुझे इसी तरह से पेपर को डिवाइड करना है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, स्किप कर देंगे। मतलब कहीं ना कहीं तो अपने ये आप को आपको बहुत हेल्प संभाले करता है। रखा आपने ने, क्योंकि अगर वहां पे पैनिक हो जाते तो शायद आप यहाँ पे नहीं बैठे होते, इंटरव्यू नहीं दे रहे होते, क्योंकि बहुत सारे यस। बच्चे ये एग्जाम में गलती करते हैं। तो सारी जर्नी आपकी बहुत ही चैलेंजिंग रही है, काफी इंस्पायरिंग रही है। आपकी विल पावर, डिटर्मिनेशन देख के अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी बच्चों के साथ इतनी इंटरेक्शन नहीं होती ना। जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो 2000 4000 6000 बच्चे लिख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे, बट जब इस तरीके से इंटरेक्शन होती है तो अच्छा लगता है, और भी बच्चों को इससे मोटिवेशन मिलती है। लास्ट में मैं चाहूंगा कि आप हमारे लर्नर्स के लिए, जिनका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, क्योंकि उनको बुरा लग रहा होगा, डेफिनेटली हम मेहनत करते हैं, ठीक है, कई बार हो जाता है, कई बार नहीं भी होता, इट इज नॉट अ बिग डील। और वो वाले बच्चे जो अभी आगे अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज जो आप देना चाहोगे? तो मैसेज में सिर्फ यही देना चाहूंगी कि आप जिन टीचर से पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो उन पे ट्रस्ट रखें। जो वो पढ़ा रहे हैं उनकी बात को, उनकी नॉलेज को एक्सेप्ट करें, उनको फॉलो करें। तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ना ये एग्जाम क्लियर करने में, ना कोई और एग्जाम क्लियर करने में। और एक खुद के लिए हमेशा अकाउंटेबल रहे कि हाँ, ये एग्जाम मैं पढ़ाई खुद के लिए कर रही हूँ, किसी को भी दिखाने के लिए नहीं है। तो ओके। कंसिस्टेंसी, बिलीफ, ये सब हमेशा बना के रखें। अंदर से ठाने कि मुझे करना है, मतलब करना है, कोई बैकअप नहीं है, कोई मैं बैकआउट नहीं कर सकती यहाँ से, मुझे करना है। तो डू ओके और ओके। डाई रहता है जब हम जरूर सक्सेस मिलती है। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो बात रहनी चाहिए कि मुझे क्रैक करना है। मतलब वही है कि आप करना है। अगर शुरू कर रहे हो तो आप इस तरीके से करो कि बस ये मेरे लिए ही है, मुझे ही ये क्रैक करना है। फिर कितने लोग पेपर दे रहे हैं, कैसा पेपर आ रहा है, वो सारे एक्सक्यूज को साइड पे रखो। आप दिमाग में एक बार फिक्स कर लिया कि मुझे क्रैक करना है और करना है। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी इंसाइट्स मिली हैं, डेफिनेटली आपकी स्ट्रेटेजीज को मैं और बच्चों के साथ भी शेयर करूंगा। इस वीडियो से आई होप कि बहुत सारे बच्चों को हेल्प हुई होगी, और वो बच्चे जो किसी वजह से नहीं कर पाए उनको एक मोटिवेशन भी मिला होगा कि ऐसा नहीं है कि कई बार पहली बार में नहीं होता, बट हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। हमें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। सो थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके ऑल इंडिया रैंक के लिए, ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए, और 100% के लिए। आई होप कि आगे भी आप इसी तरीके से मेहनत करते रहोगे। जो भी आपका ड्रीम है, पीएचडी है, जो भी होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे जब भी आपकी पीएचडी में एडमिशन हो जाएगी। तो तब भी हम मिलेंगे, डेफिनेटली आपसे वो एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, अपनी जर्नी को शेयर किया। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। तो थैंक यू सो मच, आपकी गाइडेंस हमेशा रही हमारे साथ, तो आज ये
सक्सेस मिली है। थैंक यू सो मच। थैंक तो ये थे हर्षिता, जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप कि आपको काफी सारे इंसाइट्स मिले होंगे इस इंटरव्यू से। और भी हमारे पास बहुत सारे टॉपर हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव किए हैं। इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव किया है। हर बार हमारे बैच से ऑल इंडिया रैंक 1 आता है। तो आप लोग भी इससे मोटिवेशन लीजिए, आप लोग भी इस चीज को समझिए कि अगर आप लोग भी मेहनत करोगे तो आपका भी ये JRF ऑल इंडिया रैंक 1 है वो जरूर। सो ये थी इंटरव्यू। क्या आपने इस इंटरव्यू से सीखा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।